गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर अभिप्रेरणा का महत्व पढ़ा। आज हम अपने इसी अभिप्रेरणा के टॉपिक को आगे चला रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि अभिप्रेरणा की तकनीकें क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि संस्था के सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन यानी कर्मचारियों को अभिप्रेरित कई तरीके से किया जा सकता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अभिप्रेरित करने वाले मानवीय संसाधनों को सभी मानवीय संसाधनों को एक ही तरीके से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। उसका कारण है कि मानव की अपेक्षाएं, आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो हर मानव को किस प्रकार से अभिप्रेरित करना है, ये प्रबंधक उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनके लिए किस अभिप्रेरण तकनीक को काम में लेगा, ये उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने अभिप्रेरणा की तकनीकों को दो भागों में विभक्त किया है। पहला वित्तीय तकनीकें और दूसरा होता है अवित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीकें होती हैं ऐसी तकनीकें जिसके अंदर कर्मचारियों को इस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है कि उन्हें उसका कोई मौद्रिक रूप के अंदर आर्थिक रूप से फ़ायदा प्राप्त होता है। अर्थात कहें कि ऐसी अभिप्रेरणा जिसको मुद्रा में समझा जा सकता है, मुद्रा में उसका मापन किया जा सकता है, ऐसी अभिप्रेरणा से होता है। अर्थात ऐसी अभिप्रेरणा मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ सामाजिक एवं विलासिता की आवश्यकता की पूर्ति भी संभव कराती है। ऐसी अभिप्रेरणा के अंदर जो वित्तीय तकनीकें होती हैं उसमें आती है कि आप उनको अधिक वेतन दें, यानी उच्च वेतन, वेतन में वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेजुएटी, बीमा, भविष्य निधि, अंशदान जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, विशेष वेतन वृद्धि आदि सम्मिलित है। अगर हम इन वित्तीय तकनीकों को इंडिविजुअल समझें, उच्च वेतन का मतलब होता है अधिक मात्रा में वेतन, यानी वेतन जो दिया जाता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो। दूसरा, उनके जो वेतन अब तक दिया जा रहा है उसमें अगर वृद्धि कर दी जाए तो उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही में जब कभी भी संस्था में अत्यधिक लाभ हो तो लाभों में से हिस्सेदारी देकर भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी फेस्टिवल पर जैसे दिवाली पर बोनस देकर, पेंशन यानी रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति जब होती है तो उन्हें पेंशन देकर एक महीने एक निश्चित रकम देकर उनके बुढ़ापे का सहारा उसे बनाया जा सकता है और उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। ग्रेजुएटी क्या होती है? जैसे किसी भी संस्था में आपने लगातार 10 या 10 से अधिक वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की है तो संस्था के द्वारा ग्रेजुएटी भी प्रदान की जाती है। साथ ही साथ इंश्योरेंस है, आपका प्रोविडेंट फंड है जिसके अंदर आप स्वयं अपना कुछ पैसा सैलरी का तथा आपका जो नियोक्ता यानी मालिक होता है वह तथा सरकार तीनों मिलाकर अंशदान करती है, जो आपके भविष्य के लिए काम के अंदर आ सकता है। इससे भी लोग प्रोत्साहित होकर ज़्यादा कार्य करते हैं और कुछ विशेष वेतन वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी जो वित्तीय तकनीकें होती है इन सब को हम आर्थिक रूप से मुद्रा के रूप में मापन कर सकते हैं और ऐसी जो तकनीक होती है ये संस्था के कर्मचारी वर्ग जो होता है उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कर्मचारी सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित आर्थिक रूप से सहायता से होते हैं और जब उन्हें ये प्राप्त होती है तो वह अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी होते हैं। दूसरी तकनीकें आती है अवित्तीय तकनीकें। अवित्तीय तकनीकें अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकें ऐसी तकनीकें होती है जिनका मुद्रा से आर्थिक रूप से कोई संबंध नहीं होता। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक होती है, अर्थात ऐसी तकनीकों से कार्य करने वाले व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित होते हैं, यानी उनको एक आत्मसम्मान, संतुष्टि, भावना, इच्छाओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका पैसों से ज़्यादा अपने मान सम्मान का मान सम्मान से जो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के लिए अवित्तीय तकनीकों का सहारा लिया जाता है। अवित्तीय तकनीकें सामान्यतः प्रबंधकीय वर्ग के जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं
उन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी संस्था के अंदर सैलरी पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उनके लिए होता है कि उनको मान मिले, सम्मान मिले, उनकी वैल्यू समझी जाए, तो वो ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ऐसी अवित्तीय तकनीकों के अंदर व्यक्तिगत संपर्क है, पदोन्नतियाँ हैं, विकास के अवसर हैं, कार्य का विस्तार, जो कार्य कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए, तो ऐसे करने से क्या होता है, वो ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। साथ ही साथ उसको आप किसी भी डिस्कशन में, निर्णय में सम्मिलित करते हैं, या उनको हर कार्य में सहभागिता देते हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, या उनको विकास के अवसर देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो ऐसे काम जो होते हैं जिनमें उन्हें पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनको पाकर वह मन से प्रसन्न होते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, ऐसी तकनीकों को हम अवित्तीय तकनीकें कहते हैं अभिप्रेरणा की। इसमें सबसे पहली तकनीक आती है जिसका हम यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं, वो है पद और सुरक्षा। आप सभी जानते हैं कि संस्था में कर्मचारी क्या चाहते हैं कि उनकी कार्य करने के जो पद सुरक्षित रहे, और जो वह जॉब कर रहे हैं वह सुरक्षित रहे। तो ऐसी सुरक्षा अगर उन्हें प्रदान की जाती है तो वो मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें कार्य से चटनी के अंदर नहीं निकाला जाएगा, मुझे सेवा अपने कार्य से निकाला नहीं जाएगा, तो वह जोखिम से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें एक मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। जो चिंता उसे घेरी हुई होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाए, तो वह क्या होता है, दिल लगाकर कार्य नहीं करता। जब उसको इस प्रकार की एक सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है कि तेरी पद और सेवा सुरक्षा है आपकी, तो कर्मचारी क्या करता है, बहुत संतुष्टि के साथ अभिप्रेरित होता है और जोखिम से मुक्त हो जाता है और कार्य आसानी से करता है। दूसरी तकनीक होती है प्रशंसा और सम्मान। कई बार कर्मचारियों को केवल पैसों से नहीं, बल्कि कर्मचारियों को अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने पर या अच्छे कार्य को करने पर, जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, उसकी सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के सामने प्रशंसा की जाए, पीठ थपथपाई जाए, तो उसे क्या होता है, एक सम्मान महसूस होता है। इससे क्या होता है, उसके आत्मविश्वास में, उसके मनोबल में वृद्धि होती है और वह अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये तरीका भी होता है कि आप जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसे प्राइज़ दें, शाबाशी दें, पीठ थपथपाएं, प्रमाण पत्र दें और प्रशंसा करके उसे अभिप्रेरित करें। तीसरे तरीका होता है प्रबंध में सहभागिता का। कर्मचारियों को अवैतनिक तरीके से प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि जितने भी आपके मैनेजमेंट महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उससे संबंधित निर्णय होते हैं, नीतियों का निर्धारण करना है, योजनाओं को बनाना है, व्यूह रचनाओं को बनाना है, तो ऐसी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है जो संगठन के लिए, अगर आप उसके अंदर निर्णय में उसे भी सम्मिलित करें, उसे सहभागिता दें, उसे अधिक उत्तरदायित्व सृजन, तो कर्मचारी क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, उसमें अपनत्व की भावना बढ़ती है और वह बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता है और आपको और अधिक कार्य करके लाभान्वित भी करता है। चौथा पॉइंट आता है प्रभावी नेतृत्व और पर्यवेक्षण। अच्छा नेतृत्व संस्था में मानव के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि और निरीक्षण कार्य में उनके साथ सद्व्यवहार करता है, जिससे श्रम संबंधों में क्या आती है, मधुरता आती है। अच्छा नेतृत्व कर्मचारियों के कार्य के प्रति रुचि, लगन पैदा करता है और अच्छा पर्यवेक्षक जो होता है वह मानवीयता का व्यवहार करके, समानता का व्यवहार करके, सहयोग करके कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का भी निर्माण करता है और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है कार्य के प्रति अपने आप रुचि और लगन से उत्साह बढ़ाने में। फिर आता है अधिकार प्रत्यायोजन। कर्मचारियों को उत्तरदायित्व सौंपना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसको करने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में अधिकार भी दिए जाना चाहिए। आप उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार देकर भी उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उनका विश्वास आप में जागृत होता है और कार्य करने की भावना जागृत होती है और कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन। एक और तरीका है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कि जो कार्य उसे दिया गया है उसके साथ उसे और कार्य भी सौंप दिए जाएं, तो वो अपने आप को क्या समझता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगता है कि मैं ज़रूर कुछ अच्छा करता हूँ, इसीलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। साथ ही कार्य परिवर्तन करके भी, कहते हैं ना कि एक जगह कार्य कराया फिर कभी उसे दूसरी जगह जाकर कार्य कराया, तो ऐसे करने से भी कर्मचारियों के कार्य में परिवर्तन करने से भी उनकी क्या होती है, कार्य में रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा होता है जब कर्मचारी एक विशेष वर्ग या समूह के साथ किसी भी विषय पर विचार मंथन किया जा रहा हो, आप कर्मचारियों को अपने विचार रखने का मौका दें, उनके विचारों को मानें। अगर कोई अच्छा विचार है तो उसे अपनी संस्था में अपनाएं और उसे चर्चा का भागीदार बनाएं। इस विधि से भी कर्मचारियों में आत्मविश्वास और मनोबल और उसके ज्ञान अर्जन में भी क्या होती है, वृद्धि। हमारा अगला पॉइंट है विकास के अवसर। कर्मचारियों की योग्यता और कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान कर कर भी क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरित होते हैं। कहते हैं कि जिस संस्था में कर्मचारियों को लगता है कि इसमें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हैं, यहाँ पर कर्मचारियों को विकास के मार्ग पर, जीवन गति पर बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं, उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उन्हें अवगत कराया जाता है, उसकी समुचित व्यवस्था होती है, तो वहाँ कर्मचारी क्या करते हैं, अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और आखिरी पॉइंट, नवा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा और चुनौतियाँ। संस्था के कर्मचारी संस्था के सभी कर्मचारी कार्य करने में योग्य और दक्ष होने के बाद भी पूरी तरह से मन से कार्य नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्य करने की क्षमता और कार्य करने का परिणाम अलग अलग होता है, कि हम जितना कर सकते हैं हम उतना करते नहीं हैं। तो उनकी उस छिपी हुई क्षमता का पूर्ण उपयोग लेने के लिए समय समय पर क्या करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना चाहिए। कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए और उन्हें अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए कि आज तक इस कर्मचारी ने इतना कार्य किया, कौन इससे ज़्यादा कर सकता है, ऐसा करने पर उसे हम ये देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा जागृत होती है। हर वह उस पुरानी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ने का प्रयास करता है, उस चुनौतियों को स्वीकार करके उन्हें अपनाकर उसे गौरवान्वित महसूस करता है। इस प्रकार अभिप्रेरित करके उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं और अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और सबसे अंतिम पॉइंट आता है स्वस्थ वातावरण का, कि कहते हैं कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कराने के लिए उस कार्यस्थल का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, जिससे वे कर्मचारी संतुष्ट रहते हों। तो आपको संतुष्ट कर्मचारी उपक्रम के लिए अधिक मेहनत और मनोवेग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसलिए जो संस्था के अंदर कार्यस्थल की होता है उसके दशाएं अच्छी होनी चाहिए। कर्मचारियों के कार्य के दौरान किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। उनकी हवा पानी, बैठने उठने, मनोरंजन आदि का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, कार्य के दौरान उसे थकान महसूस नहीं होती, उसका मन खुश रहता है और वातावरण भी अच्छा बनाता है और दूसरे कर्मचारियों के साथ भी अच्छे व्यवहार करता है। इसलिए अच्छा स्वस्थ वातावरण भी कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू वेरी मच।